प्यारे बच्चों, ज्योति एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान की बुक का परिचय लिया था। आज से अपने यूनिट नंबर 1 का पाठ संख्या 1 हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि अपने यूनिट संख्या 1 जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले इस शब्द का परिचय लेते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तात्पर्य क्या है। देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला आपके पास रहेगा इलेक्ट्रो और दूसरा आपके पास रहेगा स्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें से पहला इलेक्ट्रो हो गया और दूसरा आपके पास हो गया स्टैटिक। इलेक्ट्रो को हिंदी में मैं कह रहा हूं आवेश। इलेक्ट्रो को हिंदी में मैं कह रहा हूं आवेश और स्टैटिक्स को हिंदी में मैं कह रहा हूं स्थितिकी। इन दोनों शब्दों का विस्तार से हम परिचय लेते हैं। आवेश के संदर्भ में अभी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस पाठ में हमें पूरा आवेश के बारे में अध्ययन करना है। स्थितिकी शब्द कहां से आया? आप लोगों ने 11वीं क्लास में यांत्रिकी पढ़ा है। यांत्रिकी, मैकेनिक्स। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर तथा गतिमान वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। मैंने यांत्रिकी को 2 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से पहला आपके पास था स्थितिकी और दूसरा आपके पास था गतिकी। दोबारा से ध्यान दीजिएगा, यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर तथा गतिमान वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। हमने सुविधा के लिए यांत्रिकी को भी 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है आपके पास स्थितिकी और दूसरा है आपके पास गतिकी। अब स्थितिकी और गतिकी शब्द का क्या तात्पर्य है, जरा गौर से इनके नाम पर ही आप ध्यान दें। स्थितिकी यांत्रिकी की वह उपशाखा जिसके अंतर्गत हम केवल और केवल स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। दोबारा सुने मेरी बात को। स्थितिकी यांत्रिकी की वह उपशाखा जिसके अंतर्गत हम केवल स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जबकि गतिकी का तात्पर्य है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिमान वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। गतिमान वस्तु यानी कि यांत्रिकी के अंतर्गत स्थिर गतिमान दोनों वस्तुओं का। सुविधा के लिए यांत्रिकी को हमने 2 भागों में विभाजित किया, स्थितिकी और गतिकी। स्थिति में केवल और केवल हम स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, गतिकी में हम केवल और केवल गतिमान वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो ये जो आपके पास स्थितिकी शब्द आया है, यह आया है यांत्रिकी से। यानी कि इस स्थितिकी का मतलब है केवल और केवल स्थिर वस्तु। अब आप बहुत ही अच्छी तरह समझ गए कि आवेश का मतलब क्या है। आवेश का भी हम परिचय लेंगे विस्तार रूप से। आवेश जो हमारे पास है इलेक्ट्रो, जिसका मतलब है उसकी स्थिर अवस्था का हमें अध्ययन करना है। दोबारा सुने मेरी बात को। इलेक्ट्रो का मतलब आवेश, स्टैटिक्स का मतलब स्थितिकी जिसमें हम केवल स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो आप देखेंगे
कि स्थिर वैद्युतिकी में जो हमारे पास 4 पार्ट हैं, उनमें आप कहीं भी आवेश को गतिमान नहीं कराएंगे। आवेश की केवल और केवल स्थिर अवस्था का अध्ययन करेंगे। जैसा नाम है वैसा ही आपको समझना है, रटने की इसमें कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब आवेश, स्टैटिक्स का मतलब स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करना। तो आवेश की स्थिर अवस्था का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। आवेश पर अभी हम आएंगे थोड़ी देर में, इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा पाठ हमारा आवेश से संबंधित है। आवेश क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कितने प्रकार का है, क्या इसके गुणधर्म है और ये क्या क्या नई नई घटनाएं उत्पन्न करता है। मैं सबसे पहले आपको केवल और केवल इस शब्द का परिचय दे रहा हूं, जो कि आपके पास स्थिर वैद्युतिकी है। और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ लिया कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप आवेश की स्थिर अवस्था तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ये सभी परिभाषाएं आपको जो नोट्स भेजे हुए हैं पीडीएफ फाइल में, उसमें आप देख सकते हैं। आप अच्छे से नोट कर लें, एक बार पढ़ लें, समझ आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से रहे। तो आपको एक चीज आपके दिमाग में स्पष्ट हो गई कि 1 से लेके 4 पार्ट में हमें आवेश को गतिमान नहीं कराना, हमें केवल और केवल आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन करना है। क्योंकि पहली यूनिट का अपने का क्या नाम है, स्थिर वैद्युतिकी। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है पाठ संख्या 1, जिसका नाम है हमारे पास विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र पर चर्चा करने से पहले हम यहां पर बात करेंगे आवेश की, क्योंकि अभी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आप आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन करेंगे। यानी कि आवेश स्थिर अवस्था में क्या नई नई घटनाएं उत्पन्न करता है। तो आपके दिमाग में एक चीज स्पष्ट हो गई कि सर पहले ये तो बताइए कि आवेश क्या है। जैसे उदाहरण के रूप में कि मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि भाई राम ये खाता है, राम ये करता है, राम यहां पढ़ता है, राम के बारे में अध्ययन करें, तो आप सबसे पहले मुझसे क्या पूछेंगे कि सर राम का परिचय तो दीजिए। तो इसी प्रकार से इस सबसे पहले हमारे आज के जो चर्चा का विषय, आज के जो हमारे टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आवेश। आवेश क्या है। दूसरा हमारा विषय रहेगा आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। तीसरा अपना टॉपिक रहेगा आज का इस वीडियो लेक्चर का आवेश। पहला टॉपिक आपके पास था आवेश क्या है, पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आवेश कितने प्रकार का होता है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा है हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आवेश के गुणधर्म, कि आवेश के क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, आवेश के क्या क्या गुणधर्म हैं। और चौथा जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवेशन की विधियां। देखिएगा बहुत अच्छी तरह से आप एक एक टॉपिक को दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें, याद नहीं करना है, हमें समझना है एक एक बात को। तो पहला हमारा चर्चा का विषय क्या रहेगा कि आवेश क्या है, सर कैसे यह उत्पन्न हुआ, क्या, फिर हम देखेंगे कि उसके प्रकार क्या हैं, फिर हम देखेंगे आवेश के गुणधर्म क्या है, फिर हम देखेंगे कि किसी भी वस्तु को कुल कितने प्रकार से आप आवेशित कर सकते हैं। तो सबसे पहला चर्चा का विषय अपन उठाते हैं अपना पहला टॉपिक कि आवेश क्या है। ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को, क्योंकि ये बातें आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी। नोट्स में केवल आपको परिभाषाएं और उतना ही मिलेगा जितना आपको लिखना है। टॉपिक को समझने के लिए आपको मेरी एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहला अपना चर्चा हम करते हैं कि आवेश क्या है। देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी, जब विद्युत की खोज नहीं हुई, आज तो हम कह देते हैं कि साहब इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत अपने चारों तरफ है, हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है।
लेकिन जब विद्युत की खोज नहीं हुई तो दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने जब कुछ प्राकृतिक घटनाओं को देखा, जिसमें से हम सबसे पहली घटना देख लें, सबसे आसान घटना देख लें कि जब बारिश के दिनों में बादल आपस में टकराते हैं तो आप देखते हैं कि बिजली उत्पन्न होती है। आज तो हम उसको नाम दे देते हैं बिजली, क्योंकि बिजली को अपन इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज नहीं हुई तब दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने उसको नाम दिया चमक, कि भाई जब बादल आपस में टकराते हैं तो चमक उत्पन्न होती है। यहां से उनके दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि बादलों के टकराने से ऐसा क्या होता है कि जो चमक, जो कि एक नई घटना है, वो उत्पन्न हो गई। तब से इस बारे में, इस तथ्य के बारे में जब बहुत सारे प्रयोग किए गए तब वैज्ञानिकों ने आवेश के बारे में जाना। क्या किया? ध्यान दें कि वैज्ञानिकों ने देखा कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो एक नई घटना, जिसको नाम दे दिया गया चमक, वो उत्पन्न होती है। अर्थात बादलों के टकराने से कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि नई घटना ने जन्म लिया है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने अनेक पदार्थ लेकर और उनको घर्षण, उनको एक दूसरे से रगड़ना प्रारंभ किया। और जब उन्होंने घर्षण कराया, रगड़ा, तो उन्होंने देखा कि वास्तव में रगड़ने से, घर्षण कराने से वस्तुओं पर एक नया गुण उत्पन्न हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं। हम यहाँ पर दो वस्तुएं ले रहे हैं। नंबर एक अपन ले रहे हैं कांच की छड़, एक हमने ले ली कांच की छड़, और दूसरी वस्तु हमने ले ली रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा। बहुत अच्छी तरह से इस प्रयोग को आप समझेंगे, क्योंकि इस प्रयोग को जैसे आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया, आवेश के बारे में कुल परिचय, आवेश कितने प्रकार का है, आवेश के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हमने क्या किया कि एक कांच की छड़ ले ली और इस कांच की छड़ को हमने यहां किसी कील के माध्यम से टांग दिया। क्या है ये है आपके पास कांच की छड़, और कांच की छड़ के साथ हम लोगों ने ले लिया एक सिल्क का कपड़ा। सिल्क का कपड़ा कह दें या हम कहते हैं रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा। अब देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं इस प्रयोग को आपको एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह सुनना है कि जब कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा अलग अलग है, अर्थात जब हमने कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को घर्षण नहीं कराया, एक दूसरे से नहीं रगड़ा, तो ये दोनों के दोनों सामान्य प्रकृति, सामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर रहे थे। यानी कि कोई भी इस प्रकार की कोई नई घटना उत्पन्न नहीं कर रहे। लेकिन फिर देखिए आप क्या होगा कि जब हम कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को परस्पर घर्षण कराते हैं तो घर्षण के पश्चात ये कांच की छड़ और रेशम के कपड़ा एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। दोबारा सुनना मेरी बात को, कि जब हमने कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को घर्षण नहीं कराया तो ये अपना सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जैसे ही कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को घर्षण कराया गया, इन दोनों के मध्य आकर्षण बल लगता है। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में एक तथ्य आया कि भाई घर्षण कराने से इन दोनों के मध्य ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब घर्षण कराने से इन पर एक नया गुण उत्पन्न हुआ है, जिस गुण के कारण ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने इस उत्पन्न गुण को ही क्या नाम दे दिया, आवेश नाम दे दिया, कि इनको घर्षण कराने पर इन दोनों वस्तुओं पर क्या आ गया, आवेश आ गया। अभी परिभाषा की हम बाद में बात करेंगे, मैं केवल आपको अभी बेसिक तथ्य समझा रहा हूं। दोबारा से देखना एक बार कि जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को घर्षण नहीं कराया गया तो ये दोनों सामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इन दोनों को हम लोगों ने घर्षण कराया, ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगे, अर्थात इन पर एक नया गुण उत्पन्न हो गया, जिसके कारण ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तब इतने प्रयोग से वैज्ञानिकों ने क्या सोचा
कि भाई घर्षण से केवल और केवल वस्तुओं पर कौन सा गुण आता है? आकर्षण गुण आता है। कि जब अपन किन्हीं वस्तुओं को घर्षण कराते हैं तो केवल और केवल कौन सा गुण आता है? आकर्षण गुण आता है। लेकिन कुछ ही समय पश्चात वैज्ञानिकों की यह थ्योरी गलत साबित हो गई। कैसे? इस प्रयोग को आगे देखते हैं। कि एक वैज्ञानिक ने कांच की छड़ ले ली, रेशम का कपड़ा ले लिया। यही कॉम्बिनेशन, यही समुच्चय एक बार किसी और वैज्ञानिक ने दोबारा लिया। उसने भी अपनी कांच की छड़ ले ली, एक दूसरी अपनी उसने भी कांच की छड़ ले ली। ये पहला वैज्ञानिक ले लेते हैं, ये दूसरा वैज्ञानिक ले लेते हैं। इसने भी अपनी कांच की छड़ ले ली और रेशम का कपड़ा ले लिया, जिसको हम कह देते हैं रेशम का कपड़ा, या हम कहते हैं सिल्क क्लॉथ। अब देखना बेटा, ध्यान से सुनो इसमें को, कि जब कांच की छड़ रेशम के कपड़े को घर्षण नहीं कराया गया, सामान्य गुण, कोई आकर्षण नहीं। इस कांच की छड़ इस रेशम के कपड़े को घर्षण नहीं कराया गया, कोई गुण नहीं, सामान्य गुण, सामान्य प्रकृति। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को घर्षण कराया गया तो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल काम करने लगा। इसी प्रकार से कांच की छड़ रेशम के कपड़े को घर्षण कराया गया, इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करने लगा। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में जिस प्रकार से आपके दिमाग में बात आ रही है, तो वैज्ञानिकों के दिमाग में भी ये बात आई कि घर्षण कराने से वस्तुओं पर केवल और केवल एक प्रकार का गुण आता है। कौन से प्रकार का गुण आता है? आकर्षण प्रकार का। लेकिन ये थ्योरी यहाँ पे फ्लॉप हो गई। कैसे? देखिए ध्यान से। ये कांच की छड़, ये रेशम का कपड़ा आकर्षित करते हैं, ये कांच की छड़, ये रेशम का कपड़ा आकर्षित करते हैं। लेकिन मजेदार बात क्या हुई, देखो ध्यान से, कि जब इस कांच की छड़ और इस कांच की छड़ को समीप लेके आया गया तो इनके मध्य आकर्षण बल कार्य ना करते हुए प्रतिकर्षण बल कार्य किया। यहां से वैज्ञानिकों के दिमाग में एक नई बात आ गई कि भाई वैज्ञानिक अब तक सोच रहे थे कि घर्षण से केवल और केवल आकर्षण प्रकार का ही गुण आता है, तो ये प्रतिकर्षण का गुण कैसे आ गया? और अगर इन चारों वस्तुओं पर एक ही प्रकार का गुण आता, तो जिस प्रकार से ये और ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ये और ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ये कांच की छड़ और ये कांच की छड़ भी एक दूसरे को क्या करना चाहिए थी? आकर्षित करनी चाहिए थी। ये रेशम का कपड़ा और ये रेशम का कपड़ा भी एक दूसरे को क्या करने चाहिए थे? आकर्षित करने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन कांच की छड़ और कांच की छड़ एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। कहने का तात्पर्य कि वस्तुओं पर केवल और केवल एक प्रकार का गुण नहीं आया। कितने प्रकार के गुण आए? दो प्रकार के गुण आए। कौन कौन से? एक तो आकर्षण प्रकृति का और एक प्रतिकर्षण प्रकृति का। क्योंकि अगर इन चारों पर एक ही गुण आता तो जब इन दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य कर रहा है, इन दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो इन दोनों के मध्य भी क्या कार्य करना चाहिए था? आकर्षण बल कार्य करना चाहिए था। आपके दिमाग में इस प्रयोग को लेकर सभी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। ये सुन लेना ध्यान से। क्लियर? भाई अब हमने देखा कि घर्षण से वस्तुओं पर गुण तो आया, और वह गुण कितने प्रकार का आया? दो प्रकार का आया। कौन कौन से प्रकार का आया? आकर्षण प्रकृति का और प्रतिकर्षण प्रकृति का आया। ठीक है, इसका मतलब आप समझे कि आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अभी मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल मैंने प्रकृति की बात करी है कि एक तो आकर्षण प्रकृति और एक प्रतिकर्षण प्रकृति। अब इनको नाम देने की बात कि भाई ये जो गुण आए हैं वस्तुओं पर दो, इनका नामकरण कैसे करें? तो अब आप ये देखो कि आपने देखा कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के दोनों जो गुण हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट है। अब हमारे विज्ञान में, हमारे भौतिक विज्ञान में दो अपोजिट वस्तुओं को दर्शाने का कोई उपाय नहीं है। तो हम अपोजिट वस्तुओं को, दो विपरीत वस्तुओं को कैसे दर्शाएं? इसके लिए हम पहुंचे गणित के पास और हमने मदद ली गणित की, क्योंकि गणित में केवल और केवल गणित में दो विपरीत वस्तुओं को दर्शाने का तरीका है। क्या है? कि एक तो प्लस है और एक क्या है? माइनस। क्योंकि प्लस और माइनस जहां भी कहीं आ गए एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे और आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो यहां से हमारे पास आवेश के नामकरण की जो समस्या आ रही थी उसका भी हमने क्या कर दिया? समाधान कर दिया। और आपके दिमाग में चीज स्पष्ट हो गई कि सर
घर्षण से वस्तुओं पर दो प्रकार के गुण आए, एक तो आकर्षण प्रकृति का और एक प्रतिकर्षण प्रकृति का। क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत गुण है तो हमने मैथमेटिक्स की सहायता लेकर आवेश या इस गुण को नाम दे दिया। एक को दे दिया आपने धनावेश और एक को आपने नाम दे दिया क्या, ऋणावेश। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश कितने प्रकार का हो गया, आवेश हो गया बेटा दो प्रकार का। एक हो गया आपके पास कौन सा, धनावेश, और एक आपके पास हो गया क्या, ऋणावेश। तो अब आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझे। एक तो मैं आपको दो टॉपिक क्लियर करा चुका हूं, टॉपिक संख्या एक तो आवेश क्या होता है और टॉपिक नंबर 2 आवेश कितने प्रकार का होता है। दोबारा से मेरी बात को सुने आप ध्यान से। आवेश क्या है कि जब दो अलग अलग वस्तुओं को परस्पर घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के फलस्वरूप वस्तुओं पर एक नया गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या रेत के बारीक कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु पर आया यह गुण ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। और जैसे ही वस्तु पर आवेश आ गया हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या हो गई, वैद्युतमय हो गई। वैद्युतमय का मतलब समझ रहे हो कि वस्तु पर विद्युत गुण आ गया। और बेटा क्योंकि यह विद्युत गुण घर्षण के कारण आया है इसलिए हम इस घटना को क्या नाम देंगे, इस घटना को हम नाम देंगे घर्षण विद्युत। बहुत अच्छी तरह से नोट्स में एक एक चीज, पहली हेडिंग आपको घर्षण विद्युत मिलेगी नोट्स में। तो घर्षण विद्युत क्या है, यहां से 3 परिभाषाएं, आपसे कोई भी परिभाषा पूछी जाए 1 नंबर में तो आप गलत नहीं करके आएंगे क्योंकि आप अच्छी तरह समझ लें मेरी बात को। आवेश को अपन ने परिभाषित किया कि जब दो अलग अलग वस्तुओं को परस्पर घर्षण कराया जाता है तो वस्तुओं पर एक नया गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वस्तुएं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या रेत के बारीक कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु पर उत्पन्न इस गुण को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और जैसे ही वस्तु पर आवेश आ जाता है वस्तु क्या हो जाती है, विद्युतमय हो जाती है। और यह क्योंकि विद्युतमय किस कारण हुई है, घर्षण के कारण, इसीलिए इस घटना को हम क्या नाम देंगे, घर्षण विद्युत नाम देंगे। तो आप अच्छी तरह से देख लें, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी अपन इसको इंग्लिश में कहते हैं घर्षण विद्युत। आगे बेटा बात समझ में। तो आवेश क्या है और आवेश कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, एक धनावेश और एक ऋणावेश। क्लियर। तो हमने अब केवल और केवल 2 टॉपिकों का अध्ययन कर लिया। एक तो आवेश की परिभाषा, आवेश क्या होता है, और दूसरा आवेश के प्रकार। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अच्छा दूसरी बात ध्यान से सुने, अभी जो मैंने आपको प्रयोग समझाया वहां से अपन 2 बातें और निकाल सकते हैं। देखिए क्या 2 बातें और क्या निकल सकती हैं आवेश के बारे में। मैंने आपको प्रयोग में क्या समझाया कि एक वैज्ञानिक ने ले ली यहां पे कांच की छड़, यहां पे इसने ले ली कांच की छड़, और दूसरा इसने ले लिया क्या, रेशम का कपड़ा। दूसरे वैज्ञानिक ने भी क्या ले ली अपनी, ये पहला वैज्ञानिक बात करें, ये दूसरे वैज्ञानिक बात करें, इसने भी अपनी एक अलग से ले ली थी कांच की छड़, ये इसने ले ली कांच की छड़, और दूसरा इसने क्या ले लिया, रेशम का कपड़ा। अब देखो बेटा दिमाग लगाओ अपना ध्यान से, इसमें वैज्ञानिक भी क्या करेगा, यहां से तथ्यापन भी निकाल सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि कांच की छड़ रेशम का कपड़ा, आकर्षण, कांच की छड़ रेशम का कपड़ा, आकर्षण, कांच की छड़ प्रतिकर्षण, रेशम का कपड़ा प्रतिकर्षण। अच्छा अब अगर इनमें चारों में एक ही गुण आता तो सभी के सभी एक दूसरे को क्या करते, आकर्षित करते। आपने यहां से समझ लिया कि घर्षण से वस्तुओं पर एक ही प्रकार का गुण नहीं आया, कितने प्रकार के गुण आए, 2 प्रकार के गुण आए, एक तो आकर्षण प्रकृति का आया और एक प्रतिकर्षण प्रकृति। तो हम यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, बहुत गौर से सुनना मेरी इस बात को, कि हमें ये तो पता है कि इन चारों पर 2 प्रकार के गुण हैं। तो बेटा कांच की छड़ और कांच की छड़ एक ही पदार्थ है कि नहीं है, रेशम का कपड़ा एक ही पदार्थ है कि नहीं है। जब पदार्थ समान है तो इन पर आने वाला गुण भी क्या रहेगा, समान रहेगा।
यानी कि जो दो गुण आए घर्षण से, इन दोनों पर एक गुण आया और इन दोनों पर एक गुण आया। इसका मतलब समझे आप कि इन दोनों पर समान प्रकृति का गुण आया, इन दोनों पर समान प्रकृति का गुण आया। तो निष्कर्ष क्या निकला? समान प्रकृति के आवेशों के मध्य तो कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं मेरी बात को, प्रयोग सब कुछ बता रहा है आपको कि भाई कांच की छड़ समान प्रकार के पदार्थ हैं, तो इन पर आने वाला गुण भी क्या रहेगा? समान रहेगा। रेशम का कपड़ा समान प्रकृति के पदार्थ हैं, इन पर आने वाला गुण भी क्या रहेगा? समान रहेगा। तो इसका मतलब समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। मैं अपनी बात को पुनः रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, आवेश की परिभाषा। आवेश की परिभाषा क्या थी बेटा? मैंने कि जब दो अलग अलग वस्तुओं को परस्पर घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के कारण वस्तुओं पर एक नया गुण उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण वस्तुएं वैद्युतमय हो जाती हैं। वस्तुओं पर उत्पन्न इस गुण को ही क्या नाम दिया हमने? आवेश। आवेश कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। नंबर 1 धनावेश और नंबर 2 ऋणावेश। यहां से आपके पास 2 नोट क्या निकल के आए? नोट लिख रखे हैं, नोट्स में ध्यान से पढ़ लेना। नोट नंबर 1 क्या लिख रहा है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। अरे बात समझ में? तो ये था आपके पास आवेश का परिचय कि आवेश क्या है, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ और आवेश कितने प्रकार का होता है। क्लियर? अब यहां से एक छोटा सा टॉपिक और मैं ले रहा हूं, जो कि नोट्स में भी आपको अगला टॉपिक ये मिलेगा कि आवेशन की क्रिया का कारण क्या है। आवेशन की क्रिया का कारण क्या है? आप लोगों ने कहा कि सर आपने कहा कि घर्षण कराने से वस्तुओं पर आवेश आता है, तो हमें पहले ये बताइए कि घर्षण से ऐसा क्या होता है कि दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। सुनो बेटा ध्यान से, जब आप 2 अलग अलग वस्तुओं को घर्षण कराते हैं तो आपको कार्य करना पड़ता है, क्लियर है कि नहीं? ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है कि जब आप 2 वस्तुओं को परस्पर घर्षण कराते हैं तो आप जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य क्या करता है कि एक वस्तु आपके पास है ए, सुने मेरी बात को ध्यान से, एक वस्तु है आपके पास बी, आपने ए और बी वस्तुओं को परस्पर घर्षण कराया, ठीक है? तो आपने जब ए और बी को परस्पर घर्षण कराया तो घर्षण के दौरान जो आपने कार्य किया है वह कार्य ऊर्जा के रूप में क्या करेगा? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर देगा। दोबारा सुने मेरी बात को, जब आप 2 अलग अलग वस्तुओं को परस्पर घर्षण कराते हैं तो घर्षण के दौरान या घर्षण के फलस्वरूप जो आपने कार्य किया है वह कार्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन को दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर देता है। और जैसे ही बड़ा इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला गया, दोनों ही वस्तुएं क्या हो गई? आवेशित हो गई। और आप लोग ये छोटी कक्षाओं में बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर तो कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणावेश। तो ये आपके पास थी आवेशन की क्रिया का कारण कि घर्षण से ऐसा क्या हुआ कि दोनों वस्तुएं क्या हो गई? आवेशित हो गई। दोबारा सुन लें कि जब आप 2 अलग अलग वस्तुओं को परस्पर घर्षण करा रहे हैं तो घर्षण कराने में आपने जो कार्य किया है वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन को दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर देगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गया, दोनों ही वस्तुएं क्या हो जाएंगी? आवेशित हो जाएंगी। आगे बड़ा बात समझ में? तो ये था आपके पास आवेशन की क्रिया का कारण। अब कहीं